हाँ, तो की हाल चाल मेरे भाइयों। और आज हम वापस कुछ एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, रिएक्ट का यूज करके। अह, मैंने दीवार के पीछे यहाँ पे पेपर चिपका के रखे यार, दीवार बहुत गंदी हो रखी है यहाँ पे। और कोई बैकग्राउंड में अगर खराब ऐसे कुछ नॉइज आए तो उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बता देता हूँ आज हम क्या नया कंपोनेंट बनाने वाले हैं। वैसे आपने थंबनेल देखी होगी। तो आज हम कुछ इस तरीके का एनिमेशन बनाने वाले हैं। इस एनिमेशन में यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस है जो इनफाइनाइट लूप के अंदर चल रहे हैं। तो इसको हम पूरा डायनेमिक बनाने वाले हैं। इसके अंदर हम अपनी इनकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम इसकी स्पीड को अगर 5 सेकंड कर दे तो ये कुछ ज़्यादा ही मतलब लाइक फास्ट चलने लग जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। लाइक हमारे पास इसका बॉर्डर वाला सेक्शन है जो इसकी आउटर लेयर है, और इसके अंदर है हमारा आइटम वाला सेक्शन। इसके अंदर हम इनके साथ खेल सकते हैं। लाइक इनके अंदर बॉर्डर रखनी है कि नहीं रखनी, मतलब पूरा का पूरा CSS हर एक कंपोनेंट को यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पर हम ये पूरा पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है वो पूरा डायनेमिक बनाने वाले हैं। यहाँ पे हमें इमेज डालनी है नहीं डालनी, यहाँ पे पूरा एक सेक्शन डाल सकते हैं। ओके, तो इस एनिमेशन को हम सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS के साथ बनाएंगे, और रिएक्ट का भी यूज़ करेंगे इसके साथ। जावास्क्रिप्ट का यूज़ कम से कम करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं। npx create react app rex animation cd rex animation npm start। तो गाइज ये हमारा रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से हम फालतू चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं, और क्लास नाम को भी हटा देते हैं। फालतू की CSS हमें नहीं चाहिए। इस वीडियो को मैं लंबा खींचने वाला नहीं हूँ, तो यहीं पे जल्दी से मैं अपना कंपोनेंट इनिशियलाइज कर लेता हूँ, रेक्स एनिमेशन। और इस कंपोनेंट को मैं src फोल्डर के अंदर यहाँ पे जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। कंपोनेंट के अंदर रेक्स ANIMATION एनिमेशन RAFCE। ओके, इसको यहाँ पे जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा कंपोनेंट बनने के लिए तैयार। तो गाइस सबसे पहले हम एनिमेशन के आउटर लेयर को बनाएंगे, उसके बाद उसके अंदर वाले पार्ट पे काम करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉर्डर ऑप्शन नाम की एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, बॉर्डर ऑप्शन। और इसके अंदर हम लिखेंगे आउटर लेयर की CSS, जो कि हमारे कंपोनेंट की बाहर से ही हम इसको दे सकते हैं। तो ये बॉर्डर ऑप्शन हम यहाँ पे इस कंपोनेंट को पास कर देंगे, बॉर्डर ऑप्शन इज इक्वल टू बॉर्डर ऑप्शन। और इस कंपोनेंट के अंदर हम इसको एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे एक और हम CSS कंपोनेंट इनिशियलाइज करेंगे, कॉन्स्ट मास्टर बॉर्डर। इसके अंदर हम ये बॉर्डर ऑप्शन को एक्सपेंड कर देंगे, बॉर्डर ऑप्शन। और इस मास्टर बॉर्डर को हम इस डिव के अंदर स्टाइल के अंदर पास कर देंगे। तो हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास जो मास्टर बॉर्डर है, यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट वाली CSS रखेंगे जो कि कंपोनेंट के अंदर होनी ही चाहिए। और जो ये बॉर्डर ऑप्शन है वो यूज़र खुद की तरफ से दे सकता है। ओके, तो यहाँ पे टेम्पररी हम एक आइटम बना लेते हैं नॉर्मल डिव नाम से। ओके, और यहाँ पे जल्दी से बॉर्डर को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपनी CSS लाइक बॉर्डर, और यहाँ पे लिखेंगे 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हाइट 100 पिक्सल। यहाँ बॉर्डर की स्पेलिंग R है। ओके, तो ये हमारी बॉर्डर आ गई। विड्थ 90%, मार्जिन इनलाइन ऑटो, और मार्जिन टॉप 8 पिक्सल। ओके, तो अब हम बनाएंगे इसके अंदर वाले कंपोनेंट। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक आइटम ऑप्शन नाम से एक CSS बना लेते हैं, जो कि हम इस कंपोनेंट के अंदर पास कर लेंगे फॉर द यूज़र। जो इसको यूज़ करेगा वो एडिशनल CSS दे सकता है, और इसी को हम इसके अंदर से एक्सेस कर लेते हैं। हर एक आइटम की भी बाय डिफ़ॉल्ट जो मास्टर CSS होगी, मास्टर आइटम, इसकी भी CSS यहाँ पे होगी। यहाँ पे हम वो CSS डिफाइन कर लेंगे। बाहर वाली जो CSS है वो यहाँ पे हम स्प्रेड आउट कर लेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हाइट 100 पिक्सल, विड्थ
is 200 pixel and border border is 1 pixel solid red। इस मास्टर आइटम को हम यहाँ पे स्टाइल के अंदर पास कर देते हैं। हाइट को अराउंड रखते हैं 80 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर को रखते हैं ब्लू। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, तो इसको ही कॉपी करके एक बार पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा ये जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक टाइप का है। तो अभी जो हमारा आउटर लेयर है उसको हम बनाएंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। ये हो गया डिस्प्ले फ्लैग्स, पोजीशन रिलेटिव। अब अंदर वाले कंपोनेंट्स को हमें सारों को एक साथ इकट्ठा करना है। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे सभी आइटम्स को बनाएंगे एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो ये हमारे सारे के सारे कंपोनेंट एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। हम इस कंपोनेंट को कुछ इस तरीके का बनाएंगे कि ये अपने बॉर्डर के बाहर से स्टार्ट हो और वहाँ से ये अंदर आए। तो इसके लिए हम इसको बॉर्डर के बाहर भेज देंगे। वो कैसे करेंगे, इसको कर देंगे 100% बाहर। और ये एरर आ रहा है, इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा ना। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक बार इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये बॉर्डर के बाहर से स्टार्ट होगा। ओके, जो हम चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे एनिमेशन, जो कि हमारे हर एक एलिमेंट के ऊपर लगेगा। तो कुछ इस तरीके का सिंटेक्स रहेगा हमारे पास। एनिमेशन का नाम है इनफाइनाइट एनिमेशन, जो कि होगा ड्यूरेशन हमारा 10 सेकेंड के लिए। टाइम फंक्शन होगा हमारा लीनियर। यहाँ पे डिले सेकेंड है 0 और यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट लूप के अंदर ये चलेगा। तो यहाँ पे हम ये इनफाइनाइट एनिमेशन को डिफाइन करेंगे, जो कि हम करेंगे इस कंपोनेंट के अंदर स्टाइल नाम से। और यहाँ पे हम करेंगे की फ्रेम एनिमेशन का नाम। और यहाँ पे हमारे पास की फ्रेम के अंदर 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है फ्रॉम और एक होती है टू। तो फ्रॉम तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेट करके रखा है 100% बाहर, मतलब बॉडी के बाहर से ये चालू होगा। और कहाँ तक हमारा एनिमेशन कहाँ पे एंड होगा, स्टार्टिंग में। जब हमारा ये कंपोनेंट स्टार्टिंग, मतलब कि जो हमारा कंपोनेंट है वो स्टार्टिंग में इस बॉर्डर के स्टार्टिंग में यहाँ पे था, और हमारा ये जो एनिमेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए जस्ट इसके बाहर। तो हम यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर देंगे लेफ्ट और ये बॉडी की साइज, मतलब कि हर एक आइटम का साइज। तो यहाँ पे ये जो एनिमेशन है हमारा, ये पूरा का पूरा यहाँ से बाहर चला जाएगा 200 पिक्सल, मतलब कि इसके विड्थ के बराबर तक, और यहाँ पे वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो यही हम चाहते थे। और यहाँ पे अभी हमारे 2 कंपोनेंट एक साथ चल रहे हैं, तो जिसको हमें अलग अलग करना है। तो उसको करने से पहले हम इसको पूरा डायनेमिक पहले बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें यूजर डिफाइंड प्रॉपर्टीज को इस कंपोनेंट के बाहर रखना है, और जो बाय डिफॉल्ट CSS है उनको इसके अंदर रखना है। और यहाँ पे इसकी हाइट को भी कर देते हैं 80 पिक्सल। ओके, यहाँ पे फ्लैग्स एंड रिलेटिव हमारे बाय डिफॉल्ट वाले CSS है, और इन सबको हम कर देते हैं इस कंपोनेंट के बाहर, और वो हो गया हमारे इस बॉर्डर ऑप्शन के अंदर। ओके, तो अभी भी हमारा ये जो कंपोनेंट है वो परफेक्टली काम कर रहा है। और उसके बाद हम वापस इसके अंदर चलते हैं, और आइटम के साथ भी ऐसा कैसा करना पड़ेगा। यहाँ पे बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कलर को हम यूज़र के थ्रू भिजवाएंगे, और बाकी सारा का सारा जो CSS है वो हमारा डायनामिकली, मतलब कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में रहेगा। और जो आइटम्स की जो हाइट एंड विड्थ है वो भी हम बाहर से ही भिजवाएंगे, जो कि हम इसके कंपोनेंट के अंदर से भिजवाएंगे। विड्थ WIDTH जो कि है 200 पिक्सल, हाइट हमारी हो जाएगी 80। तो इन दोनों को हम अंदर से भी एक्सेस कर लेते हैं, विड्थ और हाइट। और मान लो अगर यूज़र ने ये प्रोवाइड नहीं की, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वो होगी 200 विड्थ के अंदर, और हाइट के अंदर होगी 80। तो यहाँ पे हम कुछ भी डिफ़ॉल्ट में सेट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि यही हमें सेट करनी है। और ये कि विड्थ और हाइट है वो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे हाइट, और सेम गोज़ फॉर यहाँ पे विड्थ डॉलर, और यहाँ पे हाइट। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। और यहाँ पे हम जो ये टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी हम कंपोनेंट के बाहर से प्रोवाइड करेंगे एनिमेशन टाइम नाम से। अभी हम इसको दे देते हैं 20 सेकेंड। यहाँ पे हम इसको एक्सेस कर लेते हैं एनिमेशन टाइम, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी कर देते हैं 20 सेकेंड। और यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं डॉलर कर्ली ब्रेसेस और एनिमेशन टाइम। उसके बाद पीछे एक S लगा देते हैं ताकि ये सेकेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एनिमेशन बहुत ही धीरे चल रहा है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे और डायनेमिक।
तो पहले हमने यहाँ पे आइटम्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था, जो कि हमें ऐसा नहीं करना है। हम जितने भी अपने चाइल्ड्स है, मेरे चाइल्ड्स नहीं सॉरी, इस कंपोनेंट के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, लाइक ऐसे रेक्स एनिमेशन। और यहाँ पे हम हर एक कंपोनेंट लाइक एक सेक्शन उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे एज ए चाइल्ड पास करवाएंगे इस कंपोनेंट के अंदर। लाइक हम यहाँ पे अभी फिलहाल हम इसको लिख रहे हैं डिव, ओके, नॉर्मल एक डिव पास कर रहे हैं। इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं लाइक एरे, ARRAY एरे, और एरे ऑफ 4 कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसको हम फिल करेंगे 0 से और जिसको हम मैप करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिटर्न। हाँ, मैं थोड़ा बड़ा सिंटेक्स लिख रहा हूँ बट ठीक है यार, चलेगा थोड़ा सा। ओके डन, इतना काफ़ी है, उसने सही भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 ऐसे डिव बन गए हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, एक बार वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे 4 डिव है कि नहीं है। तो अभी तक हमने यहाँ पे जो ये अपना चाइल्ड्स है उसको एक्सेस नहीं किया है, तो एक बार एक्सेस कर लेते हैं। तो ये हमारा कंपोनेंट, और यहाँ पे लिखते हैं CHILDREN चिल्ड्रन, और इन डिव्स को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 डिव आ गए हैं, बट यहाँ पे किसी के पास भी CSS नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे CSS उनको दी ही नहीं। तो उसको हम कैसे टैकल डाउन करेंगे, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने चाइल्ड्स इस कंपोनेंट के अंदर आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिएक्ट का। तो यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट चिल्ड्रन डॉट काउंट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे हम अपने चिल्ड्रंस, मेरे नहीं सॉरी, मतलब कंपोनेंट्स जितने भी हैं। यहाँ पे एरर आ रही है, रिएक्ट इज नॉट डिफाइन, रिएक्ट को भी डिफाइन करते हैं, ये हो गया रिएक्ट डिफाइन। इसको एक बार कंसोल कर देते हैं, कंसोल काउंट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं 4 काउंट्स, ओके। उसके बाद हमें नीचे यहाँ पे चेंजेस करने हैं इन चिल्ड्रंस के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट चिल्ड्रन डॉट मैप, और यहाँ इसको करेंगे मैप। इस मैप के अंदर ये लेंगे पहले चिल्ड्रंस, उसके बाद हर एक चिल्ड्रंस को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस को प्रोवाइड कर देता हूँ, और इसको हर एक चिल्ड्रंस को एक्सेस करने के लिए एक कॉल बैक फंक्शन लिख लेता हूँ। तो यहाँ लिख लेते हैं चाइल्ड, और यहाँ हो जाएंगे इंडेक्स, ओके। तो इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हर एक कंपोनेंट को एक क्लोन करना है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट डॉट इज वैलिडेट एलिमेंट, और यहाँ पे हम चाइल्ड को पास कर देंगे, और ये होगा एज कंडीशन इफ के अंदर। तो अगर वो चाइल्ड जो है वो अगर वैलिड हैं तभी हम उसको रिटर्न करेंगे, या फिर उसके ऊपर और प्रोसेसिंग करेंगे, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे उस चाइल्ड को, ओके। अब यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है हमें यहाँ पे एक रिएक्ट क्लोन। अब वो क्लोन क्यों कर रहे हैं सब बताऊंगा, वेट करो थोड़ा, CHILD, और यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे क्लोन, ओके। बस इतना काफ़ी है फिलहाल के लिए, इतना ही लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, पहले इसको समझा देता हूँ यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे हमने इस वैलिडेट एलिमेंट को क्यों लिखा, क्योंकि हमें रिएक्ट एलिमेंट को क्लोन करना है। तो क्लोन उसी का होगा जो ऑलरेडी हमारे पास वैलिडेट होगा, उसी का क्लोन होगा, नहीं तो हमारे पास एरर आ जाएगी। तो उसको टेकल डाउन करने के लिए हमने यहाँ पे ये इफ कंडीशन लगाई, ओके। तो अगर हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है, हमारे पास जो चाइल्ड आ रहा है, वो अगर वैलिड है, रिएक्ट एलिमेंट है, तो ही उसका क्लोन होगा। और उस क्लोन हम इस पहली बात तो हम उसको क्लोन क्यों कर रहे हैं, तो क्लोन हम उसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास चिल्ड्रंस आ रहे हैं उसको मॉडिफाई करना है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो CSS है उसको अप्लाई करना है, और वो हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना है, और हर एक CSS जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लोन एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हर एक कंपोनेंट के साथ क्या ऐड करना है, तो वो यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ भी उसके साथ ऐड कर सकते हैं, लाइक क्लास का नाम हो गया वो ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट CSS अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पे ज़्यादा ईजी है। तो वो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको जो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मास्टर आइटम है उसको हम यहाँ पे स्प्रेड आउट करेंगे पहले तो, ओके। उसके बाद अगर उस चाइल्ड्स की पहले से ही उसके पास स्टाइल है तो उसको भी हम यहाँ पे स्प्रेड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चाइल्ड, उसके बाद प्रॉप्स, और उसके बाद स्टाइल। तो ऐसे उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो
स्टाइल है या फिर यूजर ने ऑलरेडी उसको स्टाइल दे रखी है तो वो यहाँ पे स्प्रेड आउट हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम देंगे अपनी खुद की CSS। तो हम खुद की CSS हमें यहाँ पे क्या देना है, तो हमारे पास पूरा एक बंडल है अलग अलग एलिमेंट्स का, अलग अलग सेक्शंस का, जो कि एक साथ है फिलहाल अभी। तो उन सबको एक एडिशनल डिले टाइम देना है, जिससे क्या है कि वो थोड़ा अलग अलग काम करे, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम यहाँ पे अपनी एडिशनल CSS देंगे। बट ये यहाँ पे आ क्यों नहीं रहे यहाँ पे? ओके, यहाँ पे आ तो गए हैं वैसे, बट देखो यहाँ पे चल भी रहे हैं वैसे वो छोट। एक मिनट। ओके, यहाँ पे अपने को विड्थ देनी है ना कि हाइट। और क्या दिक्कत है? विड्थ और हाइट तो दे दी, बट पिक्सल कौन डिफाइन करेगा? एनीथिंग एल्स? ओके, अब जाके यहाँ पे आया। मुझे भाई दिक्कत कहाँ हो रही है बेंच? ओके, अब यहाँ पे हम अपनी एडिशनल CSS देंगे। तो यहाँ पे देना है हमें एडिशनल एनिमेशन डिले, और वो हम डिले कितना देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा, तो एक बार पूरा मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे देंगे हम एनिमेशन टाइम, फिर इसको करेंगे डिवाइड काउंट से, काउंट मल्टीप्लाई ब्रैकेट डॉलर काउंट माइनस डॉलर इंडेक्स प्लस 1। तो गाइज यहाँ पे मैंने एनिमेशन टाइम जो है वो 20 दिया था, और यहाँ पे इसको सेकंड में चाहिए होता है, तो यहाँ पे पीछे S लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन काम कर रहा है बखूबी, ठीक है। तो अभी करते हैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन। तो ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, वैसे ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा क्यों गया है? तो इस फॉर्मूले का काम बेसिकली ये है कि हमारे पास जितना भी एनिमेशन टाइम जो है उसको हमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है हर एक सेक्शन के अंदर। तो इस फॉर्मूले का बस यही काम है, ठीक है। अब ये कैसे काम कर रहा है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन टाइम है 20 सेकेंड का, यहाँ पे हमारे पास काउंट है 4, और यहाँ पे इंडेक्सिंग हो रही है 0 से लेके 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले ये डिवाइड वाला यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो 20 डिवाइड बाय 4 कितना हुआ? हमारे पास होगा 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, काउंट है हमारे पास 4, और यहाँ पे ये चलेगा 1 2 3 और 4। ओके, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 2 1 और 0 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। तो मतलब हमारे पास वैल्यू आएगी 15 10 5 और 0। एक बार यहाँ पे एनिमेशन में देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास डिव है, तो यहाँ पे ये रहा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है हमारे पास 15, ओके। दूसरे वाले कंपोनेंट में है अपने पास 10, और यहाँ पे है 5, और यहाँ पे है 0, ओके। ये रहा। तो ये क्या कर रहा है कि हर एक कंपोनेंट को इवनली ये कुछ सेकंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिसके उसके अंदर क्या है कि ये पूरा अपना एनिमेशन कंप्लीट कर सके, ठीक है। और अब इस -1 का क्या रोल है यहाँ पे? तो यहाँ पे ऐसे हम इसको समझा सकते हैं। एक बार मैं इसको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। अगर -1 लगा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे हम इसको रिप्रेस भी कर लेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है और ये चलता ही जा रहा है इनफाइनाइटली, ठीक है। और अगर यहाँ पे -1 हटा दे तो यहाँ पे ऐसा लगा लाइक अभी रिप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे जस्ट अभी एनिमेशन स्टार्ट हुआ है, और बाकी के जो कंपोनेंट्स है उनको प्लस में टाइम मिल रहा है, वो बाद में चालू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अगर -1 यहाँ पे रखते हैं तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है माइनस टाइम में। मतलब कि ये ऐसे लेके समझेगा कि लाइक जो हमें जिसके पास 0 सेकेंड था डिले, उसको लगेगा कि ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर चुका है, वो यहाँ पे आ भी चुका है, ठीक है। ऐसे हो रहा है यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं अपना एनिमेशन जो वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसको एक बार हटा देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा ये कंपोनेंट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे वापस स्टार्टिंग से चालू हो गया। तो यही हम चाहते हैं, और इसको स्मूथ और देखने के लिए यहाँ पे जो ये आउटर जो भी इस बॉर्डर के जो बाहर जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इसको हमें हाइड करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऊपर मास्टर बॉर्डर, और उसके अंदर करेंगे ओवरफ्लो HIDDEN, मे बी यही है, हाँ ये रहा, ठीक है। अपना कंपोनेंट बिल्कुल सही से काम कर रहा है, बट यहाँ पे आपको एक दिक्कत देखने के लिए मिल रही है ना। ये दिक्कत ये है कि लाइक अगर हम जैसे जैसे इस कंपोनेंट को छोटा करेंगे, ये देखो ये मिक्स हो गए सारे के सारे, जो कि नहीं होना चाहिए था, उसको टेकल डाउन करना है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि जैसे इसको बड़ा करेंगे, वेट, अगर इसको मैं रेस्पॉन्सिव करूँ और यहाँ पे जैसे इसको बड़ा करेंगे,
तो वो ऐसे कैसे बहुत ज़्यादा फैलता रहेगा। तो इसको भी टैकल करना है, एक फिक्स विड्थ तक इसको रखना है, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फिक्स विड्थ देनी पड़ेगी, लेफ्ट की कितना लेफ्ट हमें दूर रखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, हमने यहाँ पे लेफ्ट डिफाइन किया था 100%। ये तब सही है जब अगर बड़ी स्क्रीन है तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप हर एक कंपोनेंट को लोगे और उसकी अगर विड्थ को जोड़ के देखोगे तो अगर वो उस अपनी बाउंड्री से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो ये प्रॉब्लम तो आनी ही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे 100% ना देके यहाँ पे देंगे मैक्स फंक्शन का एक यूज़ करेंगे, और मैक्स फंक्शन के अंदर यहाँ पे दो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। एक तो 100% जो कि हमारी परफेक्ट चल रही है जब हमारी जो विड्थ है विंडो की वो बड़ी है, और एक हम इसके अंदर वैल्यू देंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे CALC और इसके अंदर लिखेंगे डॉलर। ऐसे काम नहीं करेगा, इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे काउंट, ओके, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे डॉलर अपने विड्थ से, विड्थ, ओके। सेव करते हैं और ओके। तो यहाँ पे हमारे पास अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे हमने इंटीजर में दिया है, ओके। तो यहाँ पे हमें पिक्सल डिफाइन करना ही पड़ेगा, यस, एग्जैक्टली वैसा चल रहा है जैसे हमने सोचा था। तो यहाँ पे हम अभी इसको कितना भी कम कर लो, ये यहाँ पे एक प्रॉपर ये फिक्स साइज ले रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे बड़े स्क्रीन पे फैलना नहीं चाहिए, तो उसके लिए तो हम यहाँ पे बाहर से ही मैक्सिमम विड्थ डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैक्स विड्थ, तो उसके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, तो फिलहाल उसके बाद उसके अंदर जाते हैं, और यहाँ पे आप इसको और थोड़ा सही से डायनामिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो 20 पिक्सल दे रखा है वो भी हम यहाँ पे उसके हिसाब से लेंगे, डायनामिकली लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे विड्थ, ओके, और वो भी यहाँ पे लेंगे पिक्सल के अंदर, हाँ। तो ये हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम इस कंपोनेंट को पूरा डायनेमिक बना सकते हैं। इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, लाइक इसकी डायरेक्शंस को कैसे मॉडिफाई करना है, हम ये सारा का सारा कंट्रोल है वो इस कंपोनेंट के बाहर से ही कर सकते हैं। हमें कुछ इस तरीके से करना था, ठीक है। तो मैक्सिमम काम मैंने कर लिया है, बस एक दो चीज़ बाहर और रही है, लाइक इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करना है, इसको हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली अलाइन करना है। ये आप कर सकते हो, वैसे मुझे भरोसा है आप पे, ओके। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़, और इस कंपोनेंट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, और वहाँ से जाके आप अपने मेरे गिटहब से इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसके साथ खेल सकते हैं। चलो बाय बाय।